पहले पार्ट में हमने देखा था कि यूजी अब साको और जेबी के साथ रहने लगा था। साथ ही धीरे धीरे उसकी और साको की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। लेकिन अब इस कहानी में आगे जब साको की डेथ हो जाती है तो इसके बाद अब यूजी हमेशा के लिए रहने लगा था। साथ ही उसके दिमाग में भी यही घूमते रहता था कि आखिर ये हर कोई मरने के बाद जाता कहाँ है। लेकिन तभी उसे साको की वो बात याद आती है जब साको ने यूजी से कहा था कि वो तब तक नहीं मर सकता जब तक वो कम से कम 5 लोगों की जान ना बचा ले। तो अब इसके लिए उसे किसी भी कीमत पर जिंदा रहना था। साथ ही उसके मन में फालतू बातें ना आए इसलिए अब वो जेबी के घर रहने का डिसाइड करता है। मगर अब जेबी के घर रहते हुए उसे एक दिन साको की एक एडवाइस याद आती है जिसमें साको ने उससे कहा था कि उसे वो चीज ढूंढनी चाहिए जिसमें उसे मजा आता हो। तो अब इसके लिए वो एक ट्रिप पर जाता है। मगर अब ट्रिप के दौरान वो डिसाइड करता है कि उसे भी अपनी जिंदगी को मजे से जीना चाहिए। इसलिए जब वो वापस अपने घर पहुंचता है तो साको की ग्रेव पर जाता है जहां वो उससे कहता है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ के लिए एक ऑर्डिनरी स्कूल में एडमिशन ले रहा हूँ। इसके बाद हम उसी स्कूल के सामने आ जाते हैं। इस स्कूल का नाम मिहामा एकेडमी है। साथ ही यूजी की क्लास में उसे मिलाकर सिर्फ 6 स्टूडेंट्स हैं। अब सबसे पहले वो साची से मिलता है। साची उसकी क्लास की मॉनिटर है पर वो ज्यादातर मेड की ड्रेस में ही रहती है। साथ ही वो चाहती है कि सभी उसे अच्छा समझे और इसके लिए वो सभी की बात इजीली मान जाती है। फिर साची के बाद यूजी अमाने से मिलता है। फिर उसके बाद वो मकीना और मिचिरू से मिलता है और लास्ट में वो यामिको से मिलता है। मगर यामिको यूजी का वेलकम करने की जगह यूजी पर अटैक कर देती है। लेकिन इससे यूजी को कोई चोट नहीं आई थी। इसके बाद अब कुछ हफ्ते बीत चुके थे। साथ ही अब यूजी की बाकी सभी से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन अब वो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपने होम टाउन जाने का प्लान बनाता है। इसके बाद अचानक उसे अपने बचपन की एक बात याद आती है जिसमें वो साची को देखता है और वो यूजी को बुला रही थी। दरअसल साची वही लड़की थी जिसके साथ यूजी की सिस्टर काजुकी ने खेलने से मना किया था। इसके बाद अब यूजी वापस से अपने स्कूल जाता है। आते ही उसे पता चलता है कि साची एक बम को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बाद यूजी सभी गर्ल्स को उस क्लासरूम में बुलाता है। साथ ही इसके बाद जब वो क्लासरूम में एंट्री करता है तो साची तुरंत ही उस बम को कवर कर लेती है। दरअसल वो बस सबकी जान बचाना चाहती थी। लेकिन टाइम खत्म होने के बाद भी वो बम नहीं फटता। अब इसके बाद यूजी अकेले में साची को बताता है कि इस बम को यूजी ने ही प्लांट किया था। साथ ही यूजी ने उसे इस तरीके से प्रोग्राम किया था कि टाइम पूरा होने के बाद वो अपने आप ही रुक जाए। इसके बाद अब यूजी साची को बताता है कि उसे बहुत टाइम पहले ही पता चल चुका है कि साची वो ही गर्ल है जिसके साथ वो बचपन में खेला करता था। साथ ही वो बताता है कि वो साची के होम टाउन भी गया था जहां उसे साची के अंकल मिले। उन्होंने उसे बताया कि साची के पेरेंट्स उसके चाइल्डहुड में ही एक एक्सीडेंट के चलते इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इसके बाद अब साची भी यूजी को बाकी सारी बात बताती है। वो कहती है कि यूजी ने पार्क में आना जब बंद कर दिया था तब वो बहुत ही अकेली पड़ गई थी और तो और उसके पेरेंट्स के पास भी उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि वो ज्यादातर अपने काम में ही बिजी रहते थे। अब जिस दिन साची का 10वां जन्मदिन था वो उसी दिन अपना घर छोड़कर भाग गई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा अकेला फील कर रही थी। पर जब उसके पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए उसके पास आते हैं उसी वक्त उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये सब चीज साची के सामने ही हुई थी इसलिए इस सब का जिम्मेदार वो खुद को मानने लगी थी क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स की सिचुएशन ना समझते हुए बस अपने बारे में सोचा। तो अब इसलिए वो सभी का काम कर देती है और कोशिश करती है कि वो सभी के लिए एक अच्छी दोस्त बन सके। लेकिन यूजी उसे समझाता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। साथ ही कभी कभार सेल्फिश होना भी बुरा नहीं होता। अब यूजी की बातें सुनकर साची को थोड़ा अच्छा फील होने लगा था। फिर इसके बाद यूजी साची को उसकी फैमिली फैक्ट्री में लेकर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके 10th बर्थडे का एक प्रेजेंट वहाँ रखा हुआ है। दरअसल ये प्रेजेंट साची के पेरेंट्स ने बिजनेस के बीच टाइम निकालकर रेडी किया था। साथ ही वो साची को इसका सरप्राइज देना चाहते हैं। अब वहाँ साची को एक लेटर रखा दिखता है। ये उसके पेरेंट्स ने लिखा था। इसमें यही लिखा था कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं। साथ ही वो साची से माफी भी मांग रहे थे क्योंकि वो उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब उस लेटर को पढ़कर साची को बहुत दुख होता है पर वो इस लेटर को पाकर बहुत खुश थी। इसके बाद अब यूजी अमाने को अपनी फीलिंग्स बताने का डिसाइड करता है। वो उसे बताता है कि वो अमाने से बहुत प्यार करता है और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन तभी उसकी बात सुनकर अमाने रोने लगती है। दरअसल वो इतने टाइम से उसे कुछ बताना चाहती थी। वो कहती है कि तुम्हारी सिस्टर उस एक्सीडेंट में जिंदा बच गई थी। अब अमाने उसकी सिस्टर को जानती थी। इसी बात से यूजी बहुत ज्यादा शॉक था। तभी वो यूजी को ये भी बताती है कि सिर्फ अमाने ही अकेली इकलौती सर्वाइवर है जो कि उस एक्सीडेंट के बाद बची है। साथ ही अब अमाने यूजी को एक बुक देती है जो कि उसने इस इंसिडेंट के बाद लिखी थी। तो अब यूजी उस बुक को पढ़ना चालू करता है। तो ये 6 साल पहले की बात है जब काजुकी और उसके क्लास मेंबर्स अपनी बस में कैंप से लौट रहे थे। लेकिन तभी उसकी बस एक खाई में गिर जाती है। अब नीचे गिरने के बाद उनमें से कईयों की जान बच गई थी इसलिए वो सभी वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। तो अब पहली ही रात काजुकी और अमाने बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं।
लेकिन धीरे धीरे अब वहाँ उन्हें एक हफ्ता हो चुका था। साथ ही कई मेंबर्स तो भूख से ही मर गए थे और जो जिंदा हैं वो किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं है। इसके बाद अब अमाने और काजुकी उस जंगल से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रात में उन्हें रोक लिया जाता है। तो अब इससे अमाने बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए काजुकी उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। इसलिए जरूरत पड़ने पर काजुकी खुद को सेक्रीफाइस कर अमाने को आगे जाने देती है। इसके कुछ दिन बाद अब किसी तरह अमाने उस जंगल से बाहर आ चुकी थी, लेकिन अभी भी हर रोज उसे इन सब चीजों के सपने आते थे। साथ ही इस चीज के लिए वो डॉक्टर को भी दिखाती है, मगर अभी भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अमाने ने भी अपनी बेस्ट फ्रेंड की डेथ का जिम्मेदार खुद को समझ लिया था। अब इसके बाद वो यूजी से उसे पनिशमेंट देने को कहती है, लेकिन यूजी उसे मना कर देता है और उसे डायरी देता है कि तुम्हें अपनी पूरी लाइफ मेरे लिए जीनी होगी। इसका मतलब जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा तब तक तुम मर नहीं सकती। लेकिन अब अमाने की सारी बात सुनने के बाद यूजी के मन में एक डाउट आ गया था कि उसकी बहन कभी भी इस तरह से तो नहीं मर सकती। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद यूजी को एक फोन कॉल आता है जो कि डिवीजन 1 की तरफ से था। इसमें उसे एक स्नाइपिंग मिशन दिया जाता है जिसमें उसके टारगेट का नाम इथन ग्लो था। अब अपनी पोजीशन लेने के बाद उसने टारगेट को स्पॉट कर लिया था, मगर तभी उसे पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ओस्लो है। और अब ओस्लो को यहाँ देखकर यूजी बहुत शॉक होता है, क्योंकि ओस्लो ही वो आदमी है जिसने यूजी को बचपन में ही गन चलाना सिखा दी थी। इसके बाद अब ओस्लो यूजी की तरफ मुड़ता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है। दरअसल वो यूजी से ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अब मैं वापस लौट आया हूँ। इसके बाद अब उनका मिशन फेल हो चुका था, पर CIRS को एक वीडियो फुटेज मिलती है जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि यूजी ने भी उस अटैक में पार्टिसिपेट किया था। इस कारण से उसे पकड़ लिया जाता है। साथ ही अब CIRS वाले यूजी को एक कैमरे में ले जाते हैं जहां यूजी को एक होलोग्राम मिलता है। ये होलोग्राम काजुकी का था। इस कारण यूजी उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। अब वैसे तो यूजी को पहले से ही डाउट था कि उसकी सिस्टर की डेथ नहीं हुई है, लेकिन काजुकी उसे बताती है कि वो बस एक होलोग्राम है जिसे काजुकी के ब्रेन टिश्यू की मदद से बनाया है। साथ ही इसे थैनाटोस सिस्टम कहा जाता है। लेकिन अब यूजी इस चीज को कंफर्म करने के लिए उससे एक सवाल पूछता है, जिसका जवाब काजुकी बिल्कुल सही दे देती है। इसके बाद अब यूजी पूरी तरह से कंफर्म हो चुका था कि ये लड़की उसकी बहन ही है। अब ये पता चलने के बाद यूजी काजुकी से सवाल पूछता है कि अगर वो जिंदा थी तो वो वापस लौटकर क्यों नहीं आई। लेकिन इस पर काजुकी उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो वापस लौट सके। अब वैसे तो इस चीज का मतलब यूजी को बिल्कुल समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है कि वो बिना किसी क्वेश्चन के हर वो काम कहेगा जो काजुकी उससे कहेगी, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। फिर इसके बाद अब काजुकी यूजी को सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि ओस्लो न्यूक्लियर बम की स्मगलिंग कर रहा है, इसलिए उसे अभी ही हराना होगा। पर यूजी उससे पूछता है कि वो अकेले ये सब कैसे करेगा, जिस पर काजुकी उसे बताती है कि गवर्नमेंट पहले ही ओस्लो के साथ बातचीत कर चुकी है, इसलिए अब वो तो हमारी कोई मदद करेगी नहीं। साथ ही यूजी ओस्लो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि डोपोंग प्रोजेक्ट में सिर्फ यूजी अकेला ही जिंदा बच पाया था। दरअसल ये डोपोंग प्रोजेक्ट वही प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमने पहले पार्ट में देखा था। अब इसके बाद यूजी काजुकी से पूछता है कि उसे करना क्या है, जिसके बाद काजुकी उसे ओस्लो से जुड़ी सभी बातें बताने लगती है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि ओस्लो ही हर चीज का जिम्मेदार है, उसी की वजह से काजुकी का बस एक्सीडेंट हुआ था। साथ ही साची के पेरेंट्स भी उसी की वजह से मारे गए थे। फिर इसके बाद वो यूजी को ऑर्डर देती है कि उसे किसी भी तरह ओस्लो को खत्म करना है। साथ ही इस सब के बाद काजुकी यूजी से माफी मांगने लगती है, क्योंकि वो वापस लौटकर नहीं आई थी, मगर यूजी उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि मुझे अब और अपॉलॉजी नहीं सुननी। वैसे भी ओस्लो के साथ मेरा पहले का भी हिसाब किताब बचा था, तो बस उसे चुकाने वहां जाऊंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूजी बंधा हुआ है और CIRS के जेल जैसे ही रूम में बंद था। अब कुछ देर बाद वहां का एक गार्ड उसे आकर बताता है कि अब यहाँ से यूजी को एक दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा, एक टेररिस्ट अटैक के ट्रायल के लिए। अब इसके बाद जब वो लोग उस जगह के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में यूजी की गाड़ी को कुछ लोग रोक लेते हैं। ये ओस्लो के ही आदमी थे। साथ ही किसी तरह से वो यूजी को किडनैप भी कर लेते हैं। इसके बाद वो उसके हाथ पर एक घड़ी बांध देते हैं जिसमें एक बम लगा हुआ था, और अगर यूजी या कोई और उस घड़ी को निकालने की कोशिश करेगा तो वो घड़ी फट जाएगी, मतलब ब्लास्ट हो जाएगी। अब इसके बाद वहाँ CIRS के बैकअप गार्ड्स भी आ चुके थे। तभी वहाँ एक स्मोक बम यूज होता है, जिसकी वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। इस धुएं में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी यूजी सामने देखता है कि साची उसे बचाने आई है। अब इससे यूजी थोड़ा रिलैक्स हो गया था, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि इस दुनिया में उसे बचाने के लिए कोई तो है। इसके बाद अब साची उस घड़ी को काटने का सोचती है, लेकिन यूजी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि ये एक बम है। तभी अब वहाँ अमाने और मिचिरू भी आ गए थे।
और वो चारों वहाँ एक मिनी ट्रक में बैठकर वहाँ से भागते हैं, मगर अभी भी दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे। इस कारण उन्हें गाड़ी बहुत तेज चलानी पड़ रही थी। इस कारण एक बार तो मिचिरू गाड़ी से गिरते गिरते बची। फिर हम देखते हैं कि वहाँ हेलीकॉप्टर भी आ गया था जो कि यूजी के ट्रक के ऊपर एक्सप्लोजिव्स का यूज कर रहा था, लेकिन वो तीनों यूजी को बचाने के लिए उसे कवर कर लेते हैं, मगर इस बीच यूजी बेहोश हो गया था। तो अब जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे सामने जस्टिन दिखता है। उसे यहाँ देखकर यूजी को अपने आर्मी के दिन याद आ जाते हैं। तभी उस कमरे में एक गर्ल आती है जिसका नाम जोही ग्राहम था और वो यूएस सेंट्रल एजेंसी का हिस्सा थी, लेकिन अब यूजी उसे पहचान नहीं पा रहा था। इसलिए अब जोई उसे खुद बताती है कि वो पाउल ग्राहम की बेटी है। पाउल उन्हीं में से एक है जिन्हें यूजी ने मारा था जब वो ओस्लो के लिए काम करता था। वैसे तो अब जोई ने यूजी पर गन तान दी थी, लेकिन फिर यूजी उसे कहता है कि वो ओस्लो से हर चीज का बदला लेकर रहेगा, जिसके बाद अब जोई अपनी गन हटा लेती है। फिर अब यूजी अपनी सिस्टर काजुकी से मिलता है। साथ ही अब अपनी सिस्टर को जिंदा देखकर वो उसे गले से लगा लेता है और रोने लगता है। अब इसके बाद अब यूजी सभी से थैंक्स कहता है और वापस लौट जाने भी कहता है। तो अब यूजी को सीधा ओस्लो की तरफ जाना था, मगर अब वो उन सभी से प्रॉमिस भी करता है कि वो यहाँ पर नहीं मरेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो किसी भी तरह जिंदा बचकर जरूर आएगा। फिर इसके बाद अब यूजी जेबी से मिलता है, जहाँ पर जेबी उसे ओस्लो के पास जाने से रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अभी यूजी ओस्लो के जितना ताकतवर नहीं है, इसलिए वो अभी ओस्लो को नहीं हरा सकता। लेकिन यहाँ पर यूजी उसे कहता है कि वो साको का स्टूडेंट है, इसलिए वो कभी हार नहीं मान सकता। लेकिन फिर जेबी उसे बताती है कि साको तक कभी ओस्लो से फाइट में नहीं जीत पाई। वैसे तो उन दोनों की फाइट सिर्फ एक बार ही हुई थी, लेकिन उस फाइट के कारण साको को एक ऐसी बीमारी हुई कि उसकी डेथ हो गई। तो अब ये सुनने के बाद यूजी को तो एक और कारण मिल चुका था ओस्लो को मारने के लिए। अब इसके बाद यूजी ओस्लो के सिर पर कदम रखता है। वहाँ पर वो ओस्लो के कई आदमियों को एक के बाद एक मारते जा रहा था। उसे अपनी लाइफ का हर दर्द यहाँ हिम्मत दे रहा था। साथ ही उसने अपनी लाइफ में जितनी भी ट्रेनिंग किया था उसे सब आज यहाँ काम आ रही थी। अब तभी एक गार्ड के कम्युनिकेशन डिवाइस से उसे ओस्लो की आवाज सुनाई देती है। अब यूजी ओस्लो से कहता है कि अब वो सीधा तुम्हारे पास मिलने ही आ रहा है। लेकिन अब जब वो बाहर निकलता है तो वो डू पोंग से मिलता है। दरअसल डू पोंग एक ह्यूमन रिप्लिकेंट है, साथ ही उसे यूजी के ही जीन से बनाया गया है। इसके बाद डू पोंग यूजी को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करता है। साथ ही वो यूजी को स्ट्रेंथ बूस्टर भी देता है और इस फाइट को बिल्कुल सीरियसली लेने को कहता है। लेकिन अब यूजी उसके स्ट्रेंथ बूस्टर को वापस कर देता है। दरअसल ये बूस्टर एक तरह के ड्रग्स होते हैं जो कि किसी को भी कुछ समय के लिए इतना ताकतवर बना सकता है जितना ताकतवर बनने में उसे कई साल लग जाएंगे। अब जब फाइट स्टार्ट होती है तो डू पोंग किसी तरह यूजी के गले पर वो बूस्टर इंजेक्ट कर ही देता है। इसके बाद अब डू पोंग अपनी गन से यूजी पर फायर करता है, लेकिन यूजी भी एक गन उठा लेता है और उसके अटैक से बचने लगता है। मगर जब डू पोंग यूजी को बिल्कुल पास से शूट करने वाला था तभी यूजी बहुत स्पीड से उनकी गन फ्लिप कर देता है, जिस वजह से डू पोंग को खुद की चलाई हुई गोली लग जाती है। लेकिन अब जब यूजी उसे मारने वाला था तभी डू पोंग एक बूस्टर का यूज करता है और यूजी के अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद अब उनमें फिर से उसी तरीके की फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। साथ ही यूजी हारने लगा था, इसलिए उसके पास कोई दूसरी चांस नहीं थी। उसे खुद के ऊपर एक और बूस्टर यूज करना ही पड़ता है। लेकिन अभी भी डू पोंग सिर्फ यूजी की चोटों के ऊपर अटैक कर रहा था। इस कारण यूजी भी अपनी हिम्मत खोने लगा था। मगर तभी उसे साको की आवाज आती है जिसमें साको उससे कह रही थी कि खड़े हो जाओ और मेरे लिए फाइट करो। तो अब इसके बाद यूजी अपनी पूरी पावर लाकर फाइट करता है। साथ ही अब उसने बहुत ज्यादा डू पोंग को हरा दिया था। इसके बाद अब यूजी ओस्लो के कमरे में एंटर करता है, जहाँ पर ओस्लो यूजी से अपने पुराने वक्त की बातें करने लगता है। लेकिन यूजी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उस पर चाकू से हमला कर देता है, मगर अब ओस्लो ने भी उसके अटैक को डॉज कर लिया था। इसके बाद ओस्लो यूजी को बताता है कि उसके हाथ पर जो बम है वो 5 मिनट में फटने वाला है, इसलिए अगर उसे चाबी चाहिए तो वही करना होगा जो ओस्लो कहेगा। इसके बाद अब ओस्लो साको की तलवार उठाता है और यूजी पर अटैक करना चालू कर देता है। साथ ही यूजी उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में भी उसे बहुत सारे अटैक्स झेलने पड़ते हैं, जिसके बाद अब यूजी अब खुद के कंट्रोल में भी नहीं था और अब उसी चीज का फायदा उठाकर ओस्लो तुरंत उस तलवार को यूजी के पेट में हिट कर देता है। इस कारण यूजी के मुंह से ब्लड निकलने लगा था। लेकिन यूजी अभी भी हिम्मत कर ओस्लो के करीब जाता है और ओस्लो को बताता है कि उसे किसी का खून करने के लिए किसी गन या फिर छुरी तलवार की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इतना कहते ही यूजी वहाँ पर रखा एक पेन उठाता है और सीधा ओस्लो के गले पर अटैक कर देता है। साथ ही यूजी उसे कहता है कि ये सब उसी ने यूजी को सिखाया था। इसके बाद अब यूजी साको की तलवार के सहारे वहाँ से निकलकर बाहर आता है, लेकिन अब उसे कुछ भी सामने दिखना कम होने लगा था। साथ ही वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा था क्योंकि उसके पूरे शरीर पर ना जाने कितनी चोटें लगी हुई थी। पर तभी उसे साको दिखती है जो कि यूजी से कह रही थी कि उसे किसी भी हालत में जीना होगा क्योंकि उसने अपने दोस्तों से प्रॉमिस किया है। लेकिन तभी वहाँ उस जगह पर एक ब्लास्ट होता है। इसके बाद अब 2 साल बाद हम यूजी को देखते हैं जो कि शांति से एक प्राइवेट आइलैंड पर
बहुत खुशी से सभी के साथ रह रहा था। मगर अब ये कहानी इसी के साथ यहीं खत्म हो जाती है। तो ये वीडियो और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।